हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आज आपके लिए एक ज़रूरी सूचना है। तो सबसे पहले सुन लेना है, कभी सोचना है कि वीडियो को स्किप कर दो तो वीडियो स्किप बिल्कुल नहीं करनी है और वीडियो को आज लास्ट तक देखना है, क्योंकि आज आपके लिए एक सूचना बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट अपडेट है। तो आपका अपडेट ये है कि आज रात 9 बजे टेलीग्राम ग्रुप में होने वाला है हिंदी के 80 क्वेश्चन का क्विज। तो देखिए दोस्तों, वो मिक्स टाइप के क्वेश्चन होंगे और उसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके लिए छाँट करके रखे गए हैं। तो रात को 9 बजे आना नहीं भूलना है टेलीग्राम ग्रुप में क्विज के लिए। तो इसमें हमने 80 क्वेश्चन कवर किए हैं, तो वो आपके लिए 9 बजे मिलेंगे आपको। अब आप सोच रहे होंगे कि टेलीग्राम ग्रुप से कैसे जुड़ना है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ से जाकर के आप डायरेक्टली टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप में आपको हमारी सारी पीडीएफ, जितनी भी क्लासेज हैं सभी की पीडीएफ मिल जाएगी और जो भी करंट अफेयर से रिलेटेड अपडेट होते हैं वो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में ही सेंड करता रहता हूँ। जो भी आपके कन्फ्यूज़न है, जो भी आपकी क्वेरीज हैं, वो आप हमको मैसेज कर सकते हो टेलीग्राम ग्रुप में। उन सभी का सॉल्यूशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। वहाँ पर जो बाकी के बच्चे जुड़े हुए हैं आप उनसे भी बातें कर सकते हो। उनसे कोई भी अगर आपकी प्रॉब्लम है तो वहाँ पर डिस्कस कर सकते हो, कोई क्वेश्चन सेंड कर सकते हो जिसमें आपको प्रॉब्लम होती है, तो उसका भी सॉल्यूशन आपको वहाँ पर मिलता रहेगा। तो ये तो था दोस्तों आपके लिए ज़रूरी सूचना। तो अब दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम आपका आने वाला है, बिल्कुल फ़िक्र नहीं करनी है अब एग्ज़ाम डेट को लेकर के। अब जुट जाना है अपनी तैयारी में। तो बेहतरीन तैयारी के लिए आपको सब्सक्राइब कर लेना है हमारा चैनल। बेहतरीन क्वेश्चन के साथ, शानदार सी तैयारी के साथ और 100% सिलेक्शन की गारंटी के साथ सब्सक्राइब करें हमारा चैनल जॉब मंत्रा। तो दोस्तों, स्वागत है आपका शाम की 6 बजे वाली क्लास में। तो इसमें हम करते हैं हिंदी की प्रैक्टिस। डेली शाम को 6 बजे हिंदी की प्रैक्टिस की जाती है, शाम को 7 बजे रीजनिंग की प्रैक्टिस की जाती है। लेकिन आज हमारी दोपहर 12 बजे वाली जो जीएस की क्लास है वो नहीं हो पाई थी, तो आज शाम की 7 बजे वाली रीजनिंग की क्लास की जगह जीएस की क्लास आएगी और शाम को 8 बजे कंप्यूटर के क्वेश्चन हैं। और आपकी परीक्षा तिथि को देखते हुए जो आपका यूपी जीके का पोर्शन बहुत बड़ा सा है, यानी कि 10 से 15 क्वेश्चन के आसपास, 15 भी अगर आप मान के नहीं चलते हो, तो मैं आपसे गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि 10 क्वेश्चन आपके यूपी जीके के 100% पूछे जाने हैं। तो आपके लिए यूपी जीके की क्लास भी बहुत जल्दी स्टार्ट कर दी जाएगी। तो चलिए, आज आपके हिंदी के क्वेश्चन कम हैं क्योंकि आज रात के लिए 80 क्वेश्चन का बंदोबस्त किया गया है, तो बहुत सारा टाइम उसमें खर्च हो गया है। तो आज आपके 25 क्वेश्चन ही इसमें होने वाले हैं। तो बात कर लेते हैं अपने पहले क्वेश्चन की। तो पहले क्वेश्चन से भी पहले मैं आपको बता दूं कि अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में आपको ज़रूर बताना है, ज़रूर से ज़रूर बताना है। और अगर कोई आपसे क्वेश्चन नहीं आता है तो एक कॉपी और एक पेन साथ में लेकर के बैठा कीजिए, उसको नोट कर लेना है आपको कि ये क्वेश्चन हमसे नहीं आता और आपके एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है बार बार। सबसे पहला क्वेश्चन, तो क्वेश्चन ये है कि दिए गए प्रश्न के जिस विकल्प में विराम चिन्हों का सही प्रयोग हुआ है उसका चयन करना है कि कौन से विकल्प में विराम चिन्ह सही रूप से लगे हुए हैं। विराम चिन्ह आपको कराए थे, लिंक डिस्क्रिप्शन दी हुई है हिंदी टॉपिक वाइज, वहाँ से जाकर के विराम चिन्ह आप देख सकते हो। आपको समझ आ जाएगा कि विराम चिन्ह क्या होते हैं, इनको पढ़ने की आवश्यकता आपको क्यों पड़ी, विराम चिन्हों का प्रयोग कैसे किया जाता है, कौन सा विराम चिन्ह क्या है, किस विराम चिन्ह का क्या नाम है, उदाहरण के साथ वाक्य में प्रयोग करके आपको दिखाया गया है। तो अब आप समझ सकते हो कि कितनी मेहनत और कितने अच्छे तरीके से आपको विराम चिन्ह कराए होंगे। तो फटाफट ज़रा सी भी देरी ना करते हुए जा कर के देख लेनी है अपने विराम चिन्हों की क्लास, इस क्लास के बाद। तो बताना है आपको कि ऑप्शन ए है राम की पत्नी, दोनों बच्चे और नौकर घूमने गए। तो जैसे ही आपने पढ़ा होगा कि राम की पत्नी, तो आपको लगा होगा थोड़ा सा विराम, लेकिन यहाँ पर किसी भी विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया है, तो ये हो जाता है आपका सीधे सीधे गलत। दूसरा आ जाता है राम की पत्नी, दोनों बच्चे और नौकर घूमने गए। तो यहाँ पर जो विराम चिन्ह दिया है ये इसका प्रयोग किया गया है गलत, क्योंकि
थोड़े समय के रुकने के लिए हम करते हैं अल्प विराम का प्रयोग। तो सी ऑप्शन है राम की पत्नी, दोनों बच्चे और नौकर घूमने गए। तो यहाँ तक अभी तक ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। लास्ट ऑप्शन देख लेते हैं कि राम की पत्नी, तो ये आपका विराम चिन्ह गलत है क्योंकि राम के बाद कंजक्शन दिया है, तो यहाँ पर कोई भी विराम की आवश्यकता नहीं थी। तो सीधे सीधे आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। तो दोस्तों हमारा प्रैक्टिस सेट इसी तरीके से होता है, प्रत्येक क्वेश्चन के प्रत्येक ऑप्शन को डिफाइन करके। प्रत्येक क्वेश्चन के साथ मैं उसको करने का तरीका भी बताता हूँ कि इस क्वेश्चन को कैसे अटैम्प्ट करना है, अपने एग्ज़ाम में टाइम कैसे बचाना है। इन सब चीज़ों के लिए अलग वीडियो देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। जुड़े रहिए हमारे साथ, आपको सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी, साम दाम दंड भेद, क्योंकि हमको लेना है सिलेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है हमारा, दिए गए शब्द के लिए उस विकल्प का चयन कीजिए जो संबंधित शब्द का अर्थ नहीं है। शब्द है हमारा जलज। अब बताना है कि इन चार में से कौन सा एक जलज का अर्थ नहीं है। कमल, कमल तो जलज खुद कमल होता है। शंख, कपोत और मछली, तो यहाँ पर क्वेश्चन ही गलत दिया हुआ है क्योंकि यहाँ पर होता कि संबंधित शब्द का अर्थ है। कपोत कबूतर होता है, मछली मत्स्य मीन मछली होती है और शंख शंख होता है। तो यहाँ पर सिर्फ कमल होगा कि दिए गए शब्द का अर्थ है, तो जलज का अर्थ है दोस्तों कमल। पर्यायवाची शब्द भी आपको कराए हूँ, 200 क्वेश्चन मैंने पर्यायवाची शब्द के आपको कराए थे, एक एक पर्यायवाची के साथ 10 पर्यायवाची एक्स्ट्रा आपको बताए थे। तो आप समझ लेना कि आपकी प्रैक्टिस कैसी है। मैं 100% गारंटी के साथ दोस्तों आपसे कह सकता हूं कि उन 200 क्वेश्चन में से ही जो भी पर्यायवाची आपके एग्ज़ाम में आएगा उन 200 क्वेश्चन के अंतर्गत ही आने वाला है। ये मुझसे तुम लिख कर ले लीजिए कि जो भी पर्यायवाची शब्द, जो भी विलोम शब्द, जो भी अनेकार्थी शब्द कराए हैं आपको, एक बार उनको देख लीजिए और जा कर के एग्ज़ाम में बैठ जाइए। उसके अतिरिक्त आपको कोई भी विलोम शब्द, कोई भी पर्यायवाची करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जो पर्यायवाची शब्द बचे हुए थे वो सब प्रैक्टिस सेट में करा दिए हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहिए अगर पाना चाहते हैं सिलेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3। 3 बेर खाती थी वह 3 बेर खाती है। अलंकार बताना है कि कौन सा अलंकार है। अब देखिए आपको अलंकार कराए थे, तो अलंकार भी मैंने इस तरह से कराए थे कि 3 से 4 बुक लेकर के और अपने हैंड रिटन नोट्स उठा करके सबको एक साथ रख के। अब आप बोलोगे कि अलंकार तो सेम ही होते हैं, इतना सारा ब्यौरा क्यों उठाया? तो देखिए इतना सारा इसलिए उठाया कि जिसमें सबसे आसान सी लैंग्वेज थी उस लैंग्वेज को उठा करके अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके तब आपको पढ़ाए हैं अलंकार। प्रत्येक अलंकार में कम से कम 2 और अधिकतम 5 एग्जाम्पल भी मैंने आपको दिए हैं। उसके बाद आपको 25 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई थी, उसके बाद 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस सेट में प्रैक्टिस कराई थी और डेली 2 अलंकार आपको प्रैक्टिस सेट में मिलते ही हैं। तो अब आप देख लीजिए कि कितने सारे अलंकार आपको करा दिए। और इतना तो आप लोग भी जानते हो कि अलंकार अलग से बन के कोई नहीं आता, यही वाले एग्जाम्पल बार बार रिपीट होते रहते हैं। अगर आप इन अलंकार को रट भी लेते हो तब भी आपका काम चल जाएगा। पत्र लेखन भी आपको इसी प्रकार से कराया था कि प्रत्येक पत्र की मैंने अपने शब्दों में उसको कन्वर्ट करके उसकी लैंग्वेज चेंज करके बहुत आसान से शब्दों में आपको पत्र लेखन कराया था। 3 पार्ट में पत्र लेखन कराया जिससे आपको बोरिंग ना लगे टॉपिक। तो जा कर के पत्र लेखन भी देख लेना है। कम से कम 5 क्वेश्चन आपको पत्र लेखन के देखने को मिलेंगे गारंटी के साथ आपके एग्ज़ाम में। तो बताना है कि 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है अनुप्रास अलंकार होगा, श्लेष अलंकार, यमक अलंकार या फिर अन्योक्ति अलंकार। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा यमक अलंकार। यमक अलंकार अगर आपको समझना है तो वीडियो देख लीजिए कि कैसे समझाया था। तो थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ कि 3 बेर खाती थी और 3 बेर खाती है। तो देख लेना है कि समान शब्द 2 बार आया है और प्रत्येक बार उसका अर्थ अलग है। पहली बार का अर्थ है बेर का कि जो खाने वाले बेर होते हैं, और दूसरी बेर का अर्थ है जो बेर समय होता है कि सुबह, दोपहर और शाम, यानी कि 3 बार खाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 4। शुद्ध वाक्य छांटिए।
लहराते खेत हरे भरे, हरे भरे लहराते खेत, खेत हरे भरे लहराते और हरे लहराते खेत भरे। तो डी बिल्कुल गलत है आपका, यहाँ पर सी भी गलत है। बचे 2 ऑप्शन, लहराते खेत हरे भरे, तो ये भी गलत है। बचा ऑप्शन बी, हरे भरे लहराते खेत। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में विकारी शब्द कौन सा है? विकारी और अविकारी 2 प्रकार के शब्द हैं, आपने पढ़े भी होंगे। विकारी शब्द कौन से होते हैं? तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। जिन शब्दों में विकार उत्पन्न हो जाए, यानी कि जिनका रूप परिवर्तित हो जाए, उसी को कहते हैं विकार। तो विकार हो जाए तो विकारी शब्द, और जिनमें कोई भी परिवर्तन ना हो वो शब्द हो जाते हैं आपके अविकारी शब्द। अब बताना है कि विकारी शब्द कौन सा है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 5 का फटाफट आंसर कीजिए। ऑप्शन नंबर ए है आज, ऑप्शन नंबर बी यथा, ऑप्शन सी परंतु और ऑप्शन डी लड़का। तो देखिए लड़का आपका विकारी शब्द है, क्योंकि लड़का का हो जाएगा लड़के, लड़का का हो जाएगा लड़की। तो इसका आपका लिंग वचन आदि में परिवर्तन हो गया, तो ये हो गए आपके विकारी शब्द। और आज का ना ही आप आजी कर सकते, ना ही आजे कर सकते, ना ही आजो कर सकते, तो इसमें कोई भी आप परिवर्तन नहीं कर सकते। उसी प्रकार यथा में भी कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। उसी प्रकार परंतु के लिंग वचन कारक किसी में भी कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। तो जब विकार उत्पन्न या परिवर्तन ही नहीं हो सकता तो वो हो जाएगा आपका अविकारी शब्द। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। उम्मीद करता हूँ कि आपको विकारी और अविकारी शब्द अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 6। हिंदी में स्वरों के कितने प्रकार होते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 6 का बताना है कि 1 प्रकार, 2 प्रकार, 3 प्रकार या फिर 4 प्रकार के। तो दोस्तों यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट हो जाएगा। ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत स्वर 3 प्रकार के स्वर होते हैं। बाकी अलग अलग तरीके से आप उनको डिफाइन कर सकते हो। वर्णमाला के चैप्टर कराए थे, वो भी मैंने आपको 3 पार्ट में कराए थे, और वर्णमाला आपको कराई थी दोस्तों ट्रिक के साथ। और ऐसी ट्रिक कि आपसे कंठ्य पूछ ले, तालव्य पूछ ले, मूर्धन्य पूछ ले, अंतस्थ पूछ ले, उच्छिप्त पूछ ले या प्रकंपित, लुंठित, कोई भी आपसे पूछ लेता है तो आप इस सिर्फ और सिर्फ एक ट्रिक के माध्यम से सभी को बता सकते हो कि कौन सा किस वर्ग में आता है, कहाँ आता है। सिर्फ एक ट्रिक आपको याद कर लेनी है, 4 लाइनों की ट्रिक है। अगर आप ट्रिक जानना चाहते हो तो जा कर के वर्णमाला देख लीजिए। अगर दोस्तों वर्णमाला क्लास में ही ना याद करा दूं तब कहना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। दिए गए वाक्य खंड के अर्थ को एक शब्द में व्यक्त करने वाला शब्द दिए गए विकल्पों में से चुनिए। कहने का मतलब है कि एक शब्द बताना है और वाक्य है कि रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान पृष्ठ मंच होता है, दर्शक दीर्घा, नाट्य स्थल या नेपथ्य। अब आपने ये क्वेश्चन बहुत बार पढ़ रखा होगा और आसान सा क्वेश्चन है, तो सीधे सीधे ऑप्शन नंबर डी, रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान कहलाता है नेपथ्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से किसको संविधान की 8 अनुसूची में सम्मिलित नहीं किया गया, यानी कि 8वीं अनुसूची में। तो वैसे तो आप देखते ही समझ गए होंगे कि डोगरी, मैथिली, ब्रज या असमिया की 8वीं अनुसूची में कौन सी सम्मिलित नहीं है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रज भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि बेवकूफ़ मत समझना, खाली स्थान है, आगे वाक्य को पूरा करना है। तो बेवकूफ़ मत समझना, मैं भी उल्टी गंगा बहाना जानता हूँ। बेवकूफ़ मत समझना, मैंने कच्ची गोलियाँ नहीं खेली, या मैं दुखती रग पर हाथ रख सकता हूँ, या फिर मैं भी दिन में तारे देख सकता हूँ। तो जब आप बोलोगे कि बेवकूफ़ मत समझिए तो आप सीधे सीधे बोलोगे कि बेटा बेवकूफ़ मत समझना, मैंने भी कच्ची गोलियाँ नहीं खेली। तो कहने का मतलब ये है कि आप भी अनुभवी हो, अनुभव ही नहीं समझना है। तो यहाँ पर आपका सटीक और उपयुक्त आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कि मैंने भी कच्ची गोलियाँ नहीं खेल रखी, मुझे भी पता है कि झापड़ कैसे मारना है। तो दोस्तों लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं करना है, क्वेश्चन बता रहा हूँ सिर्फ। आगे चलते हैं 10वें क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि निम्नलिखित वाक्य में उसमें प्रथम तथा अंतिम अंश 1 और 6 के अंतर्गत दिए गए हैं। तो चलिए सीधे सीधे बता देता हूँ कि 1 और जो 6 है आपका वो अपने स्थान पर रहेगा, ये इधर उधर नहीं होगा। और ये रे ले बे, ये 4 ऑप्शन का क्रम इधर उधर करके रखा है, यानी कि क्रम गड़बड़ाया हुआ है, तो इसको सही क्रम में रखना है। तो मैंने आपसे स्टार्टिंग में एक बात बोली थी कि मैं क्वेश्चन को करने का तरीका बताता हूँ कि आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन कम समय में और सही उत्तर कैसे लगाना है। तो ये कोई तुक्का लगाने वाली ट्रिक नहीं बता रहा हूँ, मैं क्वेश्चन को करने का तरीका बता रहा हूँ, जिसको बोलते हैं मेथड। क्या है ना कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं उनको इंग्लिश के वर्ड ज़्यादा समझ आते हैं। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ, जहाँ भी आपको ये क्रम लगाने को दिखे तो सबसे पहले आपको क्या करना है। तो सबसे पहले आपको देख लेने हैं ऑप्शन कि हमारा ऑप्शन कौन से ऐसे ऑप्शन हैं जो समान ऑप्शन से स्टार्ट हो रहे हैं, यानी कि क्या हमारे 3 ऑप्शन ये से स्टार्ट हो रहे हैं या कोई से भी से। तो पहला ऑप्शन है रे से, दूसरा व ये, तीसरा ले और डी बे। तो हमने देखा कि चारों ऑप्शन अलग अलग ऑप्शन से स्टार्ट हो रहे हैं। ऑप्शन ए रे से, ऑप्शन बी ये, ऑप्शन सी ले, ऑप्शन डी बे। यदि हमने एक भी देख लिया, अगर एक भी मैच देख लिया तो सीधे सीधे हमारा आंसर टिक हो जाएगा। तो इससे आसान क्वेश्चन दोस्तों होता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ आपको एक मैच ढूंढना है और सीधे आपका आंसर करेक्ट। तो चलिए पहले पढ़ लेते हैं कि गद्य की नवीन विधाओं में निबंध सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथा विकसित है। सबसे पहला आ जाता है ये, तो ये से ही शुरुआत करके देखते हैं। तो आलोचकों ने निबंध को गद्य की कसौटी माना है। अभी तक तो बिल्कुल सही लग रहा है। आगे आ जाता है यानी ऑप्शन नंबर बी, क्या हमारा सही है। तो हमको पूरा मैच कर लेना है ऑप्शन बी के हिसाब से, यह के बाद रखना है ले। तो फिर से पढ़िए कि आलोचकों ने निबंध को गद्य की कसौटी माना है। निबंध का प्रयोग दार्शनिक तथा बौद्धिक अभिव्यक्ति के लिए होता था, किंतु आधुनिक हिंदी निबंध संस्कृत के निबंध से पूर्णतः भिन्न है तथा अंग्रेजी के ऐसे के अधिक निकट है। ये है ऐसे, जो इंग्लिश वाला ऐसे है उसी की बात की जा रही है कि ऐसे के अधिक निकट है। उसके बाद रे, गद्य की भाषा की अभिव्यंजना शक्ति का सबसे अधिक प्रसार इसी विधा में होता है। इसके विषय की सीमा मानव जीवन के समान ही विस्तृत है। यद्यपि इसमें बुद्धि तत्व की प्रधानता रहती है, तथापि उसका संबंध हृदय तत्व से बना रहता है। तो देखिए हमने ये से स्टार्ट किया और कहीं भी हमको ऐसा नहीं लगा कि हमारा मैच हो रहा है गलत। तो हमारा तो दोस्तों बी ऑप्शन ही करेक्ट हो जाता है। बाकी आपको चारों ऑप्शन मिला करके देख लेने हैं, लेकिन आपका बैठेगा ऑप्शन बी ही। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 11, दिए गए शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन करना है। तो जब आपको पहले गणना दी है तो पहले गणना का अर्थ बताना है, दूसरा गणना है तो फिर दूसरा वाला ही गणना का अर्थ बताना है। ये ऐसे नहीं करना है, कभी कभी आपको उत्तर घुमा के दे देता है, पहले गणना और दूसरे नंबर पे गणना। तो अगर आप इस तरह से आंसर दोगे तो ये आपका ऐसे ही हो जाएगा, यानी कि कट जाएगा। और जो पहले है उसका पहले दीजिए और जो बाद का है उसका बाद में दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। गणना संख्या होती है, गिनती होती है, जोड़ना होती है या योग होता है। तो दोस्तों गणना होती है आपकी गिनती, और गणना यानी कि आँखों में चुभना, आँखों में गणना। तो ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट। गणना चुभना और गणना करना गिनती करना, काउंटिंग करना। नेक्स्ट आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 12, मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या है। अहि, कुरंग, है या शार्दूल। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि क्रिया के अंत में लगकर बने यौगिक शब्दों को कहते हैं। तो जब आपको मैंने कराए थे उपसर्ग और प्रत्यय, तब आपको बहुत अच्छे से डिफाइन किया था। उपसर्ग और प्रत्यय भी दोस्तों करा रखे हैं, बिल्कुल भी आपको डरना नहीं है। आपको बहुत सारे टॉपिक हिंदी के मिल जाएंगे, हिंदी टॉपिक वाइज लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। और एक बार फिर बता देता हूँ, ज़रूरी सूचना, रात को 9 बजे टेलीग्राम ग्रुप में 80 क्वेश्चन, हिंदी की 80 क्वेश्चन का क्विज लगने वाला है। तो वहाँ पर और दोस्तों के साथ कंपीट करके देख सकते हैं, यानी कि अपनी प्रतिस्पर्धा। यूपी SSC फॉरेस्ट गार्ड वाले जितने भी बच्चे हैं, या यूपी कांस्टेबल वाले या फिर लेखपाल वाले,
जो भी बच्चे हैं वहाँ पर जा कर के देख सकते हैं कि हम कितने बच्चों से बेस्ट हैं और कितने बच्चों से हम नीचे हैं, कैसी हमारी तैयारी है, सब लोग जा कर के वहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो बताना है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13, क्रिया के अंत में लगकर बने शब्द यौगिक शब्दों को कहते हैं। प्रत्यय, स्त्री प्रत्यय, तद्धितांत या कृदंत। तो मैं आपको बता दूं, जो क्रिया के अंत में लगते हैं वो कहलाते हैं कृदंत प्रत्यय, और बाकी जो अन्य चीज़ें रह गई, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, तो वो होते हैं आपके तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय से बने शब्द कहलाते हैं तद्धितांत, और कृदंत प्रत्यय से बने शब्द कृदंत। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 14, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण आदि के साथ लगने वाले प्रत्यय। तो दोस्तों अभी आपको बता के आ रहा हूँ, तद्धित प्रत्यय मैंने भी ध्यान नहीं दिया था। यहाँ पर 1 नंबर आपको मिल जाता है मेरी तरफ से फ्री का। इसको आप मान लीजिए गुरुजी की तरफ से बोनस या गिफ्ट, तो क्रिसमस बोनस मान लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15 से 16 बताना है आपको कि दिए गए विलोम शब्द का चयन कीजिए, उसके नीचे दिए गए विकल्प में से कीजिए। बताना है कि ओजस्वी का विलोम शब्द क्या होगा, कायर, निस्तेज, भीरू या आलसी। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 का जितने बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी टिक किया है सभी का करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए भीरू को ही, मतलब जो भीरू होता है वो कायर ही होता है, तो भीरू कायर एक ही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका परमार्थ। परमार्थ का विलोम शब्द बताना है स्वार्थ, स्वहित, स्वलाभ या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आपका ऑप्शन ए ही हो जाएगा, परमार्थ का राइट आंसर स्वार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, सही अर्थभेद का चयन करना है। सबसे पहले है सम और फिर है बड़ा वाला से के साथ सम। तो सम उचित होता है, समान होता है, सुधार या साधना, और दूसरा सम अनुचित, संयम, उपचार या बराबर। तो जब आपको पहले वाले सम का ही पता है कि ये वाला सम कौन सा होता है तो फिर आपको क्यों डरना। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, सम होता है समान, तो बचा खुचा दूसरा सम संयम। तो अगर बड़े से की बात की जाए तो संयम, और छोटे से की बात की जाए तो समान। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। ये जो क्वेश्चन है ना दोस्तों, एक सेकंड रुकिए, मैं पीछे वाला दिखा देता हूँ। इस तरह के क्वेश्चन जो आपको याद नहीं रहते हैं, यानी कि आपको नहीं पता होते, तो इनको नोट कर लेना है। मैं आपसे बार बार यही बोलता हूँ, एक कॉपी बनाइए जिसमें आपके महत्वपूर्ण प्रश्न हो। तो दोस्तों वे प्रश्न आपको और बच्चों से अलग बनाएंगे, तभी तो बोलोगे कि हाँ हम स्मार्ट स्टडी करते हैं। और देखिए हम अपने बच्चों को स्मार्ट स्टडी ही कराते हैं, हार्ड वर्क के साथ साथ थोड़ा स्मार्ट स्टडी भी कीजिए, क्योंकि और बच्चों से आगे निकलना है। बहुत बच्चे हैं हार्ड वर्क करने वाले, तो कुछ स्मार्ट भी कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 18, जिसके पास कुछ भी न हो उसके लिए एक शब्द है कि वो गरीब होगा, अकिंचन होगा, दरिद्र होगा या विनीत होगा। तो दोस्तों जिसके पास कुछ नहीं होता उसको बोलते हैं अकिंचन। गरीब के पास तो सिर्फ पैसा नहीं होता लेकिन बहुत कुछ होता है, लेकिन बेचारे अकिंचन के पास कुछ भी नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित मुहावरे के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। तो मुहावरा है आपका आँख का पानी ढल जाना। तो ये दोस्तों जितने भी गांव देहात के बच्चे होंगे ये तो सभी को पता होगा कि आँख का पानी ढल जाना। अन्य बच्चों को भी पता होगा, लेकिन कुछ बच्चों को नहीं पता हो सकता। लेकिन जिसको नहीं पता है तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि तुम्हारी जो तैयारी है वो बहुत ही लो लेवल की है। अगर आप में से किसी बच्चे को इसका आंसर नहीं पता तो प्लीज़ उसको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर। आँख का पानी ढल जाना, बुढ़ापा आ जाना, प्रिय व्यक्ति का बिछुड़ जाना, निर्लज्ज हो जाना या देखने की ताकत कमज़ोर पड़ जाना। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट होगा, आँख का पानी ढल जाना, यानी कि निर्लज्ज हो जाना, बेशरम हो जाना, किसी की शर्म नहीं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, मध्यकालीन अरबी तथा फारसी साहित्य में भारत की भाषाओं के लिए किस शब्द का प्रयोग मिलता है? रेखता, दूहा, जबान हिंद या हिंदी। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इस क्वेश्चन का तो 99% बच्चों को नहीं पता होगा,
कि मध्यकालीन अरबी तथा फारसी साहित्य में भारत की भाषाओं के लिए किस शब्द का प्रयोग मिला? जवाने हिंद। कुटज के लेखक कौन हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, कुबेर नाथ राय या विद्यानिवास मिश्र। तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर कुटज के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विजय देव नारायण शाही की कविताएं किस सप्तक में संग्रहित हैं? तीसरा सप्तक, चौथा सप्तक, तार सप्तक या दूसरा सप्तक। तो यहाँ पर आपका दोस्तों ऑप्शन ए ही करेक्ट हो जाएगा। विजय देव नारायण शाही की कविताएं तीसरा सप्तक में संग्रहित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऐतिहासिक सही है, ऐतिहासिक सही है या फिर बिना मात्रा का ऐतिहासिक सही है या ऐतिहासिक सही है। तो बताना है कि इतिहास प्लस के आपसे दोस्तों इस तरह से भी आ जाता है कि ऐतिहासिक की संधि विच्छेद करिए, तो ये होती है इतिहास प्लस के एक। जब इसको एक जगह कर देते हैं तो ये बन जाता है ऐतिहासिक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, प्रतिकूल तथा प्रतिकूला शब्द युग्म का सही अर्थ वाला विकल्प चुनिए। तो प्रतिकूल क्या होता है? विरोधी होता है, प्रतिद्वंदी होता है, प्रतियोगी या फिर विपरीत। तो प्रतिकूल होता है अनुकूल वाला। तो दोस्तों यहाँ पर कौन सा होगा? प्रतिकूल होता है अनुकूल का विपरीत। तो यानी प्रतिकूल जो हमारे विपक्ष में हो और अनुकूल जो हमारे पक्ष में हो। तो देखिए प्रतियोगी तो हो नहीं सकता, या तो विरोधी हो सकता है या फिर प्रतिद्वंदी या विपरीत, लेकिन सबसे उपयुक्त शब्द है प्रतिकूल का विपरीत। अब बात कर लेते हैं क्या प्रतिकूला वाला भी सही है? तो प्रतिकूला का अर्थ होता है सपत्नीक। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी ही करेक्ट हो जाएगा। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो दोस्तों एक बात और बता दूं, नीचे आपकी आंसर शीट दी गई है, क्योंकि आप बोलते हो कि उत्तरमाला भी दिया करिए ऑप्शन जो सही आंसर होते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन है आपका, लेकिन उससे पहले बता दूं कि प्रतिकूला का किसी को भी नहीं पता होगा, तो इस तरह के शब्द नोट कर लेने हैं कि प्रतिकूला होता है सपत्नीक और पत्नी सपत्नीक का अर्थ होता है पत्नी के साथ, यानी पत्नी सहित। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन कि दिए गए शब्द के लिए उस विकल्प का चयन कीजिए जो संबंधित शब्द का अर्थ नहीं है। धर्म, धर्म का अध्ययन, स्वभाव, प्रकृति या कर्तव्य। तो क्वेश्चन नंबर 25 का धर्म का हो जाएगा राइट आंसर अध्ययन। धर्म का अर्थ अध्ययन नहीं है। धर्म स्वभाव भी होगा, प्रकृति भी होगा और कर्तव्य भी होगा। तो इम्पोर्टेंट नोटिस, रात 9 बजे टेलीग्राम ग्रुप में 80 क्वेश्चन का क्विज आना नहीं भूलना है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है ओनली ऑन ट्रिक्स, यानी ट्रिकी चैनल की, वहाँ से जा कर के ट्रिकी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए भी लिंक डिस्क्रिप्शन है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है क्विज के लिए। और दोस्तों व्हाट्सअप ग्रुप बनाया हुआ है UPSSC फॉरेस्ट गार्ड वाले बच्चों का अलग से, तो उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, जा कर के ज्वाइन कर सकते हो। तो आज की वीडियो दोस्तों यहीं तक रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।